29 अप्रैल 1945 रविवार की सुबह थी। करीब सुबह के 4 बजे थे। इटली के मिलान शहर में भारी सन्नाटा था। एक पीले रंग का लकड़ी का ट्रक शहर के सबसे मशहूर चौक पियाजाले लोरेटो पर आकर रुकता है। खाकी वर्दी में 10 सिपाही एक दूसरी वैन से निकलकर ट्रक के पीछे चढ़ते हैं। ट्रक से कुछ भारी सा सामान निकालकर चौक पर बने गोल चक्कर के अंदर फेंकने लगते हैं। आस पड़ोस के लोग जो वहां थे उन्हें अंधेरे में कुछ समझ में आया नहीं। जब सिपाही चले गए तो सामान को करीब से जाकर देखा, पता लगा कि 18 लाशें थी। इटली में उस समय लाशें देखना कोई बड़ी बात नहीं थी। होती भी कैसे, दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था और इटली इसमें सक्रिय भूमिका में भी था। लेकिन इन लोगों की आंख तब खुली रह गई जब इनकी नजर इनमें से एक लाश पर गई। लाश थी उस तानाशाह की जिसने इन लोगों पर 21 साल तक शासन किया था। तानाशाह बेनिटो मुसोलिनी। एक बॉडी उसकी प्रेमिका क्लारेटा पेटाची की भी थी। 16 अन्य लाशें मुसोलिनी के करीबी सैनिकों की थी। खबर फैलते देर नहीं लगी। सुबह 7 बजे तक चौक पर 5000 लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। भीड़ गुस्से में थी, नारे लगा रही थी। देखते देखते लाशों को पत्थर मारे जाने लगे। भीड़ में से 2 लोग मुसोलिनी की लाश के पास गए और उसके जबड़े में जोर से लात मारी। एक महिला ने अपनी पिस्टल को लोड किया और मुसोलिनी के शव पर एक के बाद एक 5 गोलियां मार दी। बोली, बेटों की मौत का बदला आज पूरा हुआ। 1935 में मुसोलिनी ने उसके 5 बेटों को विद्रोही करार देकर मरवा दिया था। एक और महिला चीखते हुए आ गई। उसने मुसोलिनी के मुंह पर पेशाब कर दी। अमेरिकी इतिहासकार ब्लेन टेलर लिखते हैं कि इसके बाद नारे लगाती भीड़ में से एक महिला चाबुक लेकर मुसोलिनी के पास जाती हैं। उस पर ताबड़तोड़ चाबुक चलाती हैं, इतनी तेज कि मुसोलिनी की एक आंख बाहर आ जाती है। एक और आदमी मुसोलिनी के मुंह में मरा हुआ चूहा डाल देता है और बार बार चीखता है, डूस, तुझे लेक्चर देने का बहुत शौक है, अब दे लेक्चर। बता दें कि इटली के लोग बेनिटो मुसोलिनी को ड्यूस भी कहा करते थे। मुसोलिनी पर लोग गुस्सा उतार रहे होते हैं कि भीड़ से आवाज आती है कि मुसोलिनी दिख नहीं रहा। तभी एक 6 फीट का आदमी मुसोलिनी की लाश को पकड़कर हवा में उठाता है। तभी भीड़ से आवाज आती है, और ऊंचा और ऊंचा। फिर कुछ लोग आते हैं और मुसोलिनी को सड़क के किनारे लगे एक स्टैंड पर उल्टा लटका देते हैं। इतिहासकार टेलर लिखते हैं कि बेनिटो मुसोलिनी की प्रेमिका क्लैरेटा के शव के साथ भी ऐसा ही सलूक किया गया। ये सब चल ही रहा होता है, तभी कहीं से मुसोलिनी की फासिस्ट पार्टी का एक पूर्व सचिव वहां पहुंचता है। वो आगे बढ़कर तानाशाह के शव को सैल्यूट करता है। मुंह से निकलता है, माय ड्यूस माय ड्यूस। तभी गोली चलने की आवाज आती है और सैल्यूट करता हुआ व्यक्ति नीचे गिर जाता है। ये गोली इसे मुसोलिनी के विरोधी ग्रुप पार्टिसन से जुड़े एक सैनिक ने मारी थी। ये सब होते होते दिन का 1 बज जाता है। फिर अमेरिकी सैनिक पियाजाले लोरेटो चौक पर पहुंचते हैं, भीड़ को हटाते हैं और लाशों को सफेद संदूकों में भरकर ले जाते हैं। मुसोलिनी की लाश का पोस्टमार्टम होता है। पता लगता है कि उसे 9 गोलियां मारी गई थी। इनमें से एक गोली उसके दिल में लगी थी जिससे उसकी मौत हुई। मुसोलिनी को दफनाने से पहले उसके दिमाग का हिस्सा निकाल लिया गया था। इस पर वॉशिंगटन डीसी के सेंट एलिजाबेथ अस्पताल में रिसर्च किया गया। कई साल बाद उसे मुसोलिनी की पत्नी डोना रचेले को सौंप भी दिया गया। 29 अप्रैल 1945 को मिलान के पियाजाले लोरेटो चौक पर जो हुआ, उससे पता चलता है कि इटली के लोग मुसोलिनी से कितनी नफरत करने लगे थे। वही लोग जो कभी उसे भगवान की तरह पूछते थे। सवाल उठता है कि ऐसा क्या हुआ था जो लोग उससे इस कदर नफरत करने लगे, और मुसोलिनी जो शुरुआत में लोकतंत्र की बातें किया करता था, वो बाद में खतरनाक तानाशाह कैसे बना। यही सब जानेंगे आज के एपिसोड में। नमस्कार, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं भारत के ऐतिहासिक किस्सों कहानियों से जुड़ा कार्यक्रम तारीख। बात शुरू से शुरू करते हैं। उत्तरी इटली के प्रेडापियो में पैदा हुए मुसोलिनी के पिता एक लोहार और मां टीचर थी। मुसोलिनी जब 18 साल का हुआ तो उसे सेना में जाने का डर सताया। इटली में एक नियम था कि बालिग होते ही हर लड़के को फौज में कुछ साल तक काम करना ही पड़ेगा, कंस्क्रिप्शन था। मुसोलिनी इससे बचने के लिए स्विट्जरलैंड भाग गया। जब लौटा तो कुछ समय के लिए सेना में काम किया, फिर पत्रकारिता शुरू कर दी। इटली के एक सामाजिक दल का न्यूज़पेपर था अवांती। मुसोलिनी इसमें एडिटर हुआ। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध के समय उसने एक आर्टिकल लिखा और इससे हंगामा मचा। इसमें उसने लिखा था कि इटली को निष्पक्ष न रहकर ब्रिटेन और फ्रांस के पक्ष में लड़ाई में उतरना चाहिए। उसके इस लेख से अखबार के कुछ अधिकारी नाराज हो गए और उससे नौकरी से निकाल दिया गया। मुसोलिनी ने इसके बाद जर्नलिज्म ही छोड़ दिया। उसकी एक अलग राजनीतिक विचारधारा थी जिसका आधार था राष्ट्रवाद। उसने इसके जरिए लोगों को जोड़ना शुरू किया। 1919 में मुसोलिनी ने एक राजनीतिक संगठन की स्थापना की। नाम रखा नेशनल फासिस्ट पार्टी। इसमें अपने हमख्याल लोगों की भर्ती करने लगा वो। ये वक्त इटली में प्रखर राष्ट्रवाद के उभार का था। इटली में ही क्यों, मुसोलिनी के यार हिटलर के जर्मनी में भी यही सब हो रहा था। राष्ट्र सर्वप्रथम का नारा लुभावना साबित हो रहा था। इसी हल्ले में मुसोलिनी को अभूतपूर्व समर्थन हासिल हुआ।
मुसोलिनी से इटली की सेना के पूर्व सैनिक बड़ी संख्या में जुड़े। ये बेरोजगार हो गए थे और सरकार की पॉलिसी से खफा थे। अगले 2-3 सालों में उसकी पार्टी से लाखों लोग जुड़ गए। कई विरोध प्रदर्शन करके उसने अपनी विचारधारा को लोगों तक फिर भी पहुंचा दिया। जब संगठन अच्छे से बन गया, फिर करीब 3 साल बाद मुसोलिनी ने सीधे सत्ता को ललकारा। 1922 में 27-28 अक्टूबर की रात को 30,000 फासिस्ट लोगों को लेकर रोम पर धावा बोला उसने। तत्कालीन प्रधानमंत्री लुइजी फैक्टा के इस्तीफे की मांग कर दी। इटली में उस समय महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार से लोग परेशान थे। मुसोलिनी ने इसी बात का फायदा उठा लिया। लोकतांत्रिक सरकार की रक्षा से सेना ने भी हाथ खींच लिए। मार्शल लॉ लगने से इनकार कर दिया। परिणाम यह रहा कि प्रधानमंत्री लुइजी फैक्टा को सत्ता छोड़नी पड़ी। किंग विक्टर इमैनुअल ने सत्ता मुसोलिनी के हाथ में सौंप दी। कई इतिहासकारों का मानना है कि किंग उस समय मुसोलिनी की ताकत देखकर खौफ में आ गए थे और इस वजह से ही उन्होंने ये फैसला लिया था। 1922 से लेकर के 1943 तक लगातार 21 वर्षों तक मुसोलिनी ने इटली पर राज किया। वो इटली के इतिहास में सबसे कम उम्र यानी कि महज 40 साल में प्रधानमंत्री बन गया था। अपने कार्यकाल के शुरुआती 3-4 साल उसने लोकतंत्र की इज्जत करते हुए शासन किया। शुरुआत में सब अच्छे लगते हैं। महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार को कम किया, लेकिन कुछ साल बाद वो निरंकुश हो गया और उसने ठान लिया कि अब उसे लंबे समय तक इटली की सत्ता में बने रहना है। लोकतंत्र के नाम पे ही मुसोलिनी ने ऐसे ऐसे कानून बनाए जिससे कोई और सत्ता से उसे हटा ही ना पाया। कनाडाई लेखक फाबियो फर्नांडो रिजी अपनी किताब बेनेडिक्टो क्रॉसे एंड इटालियन फासिज्म में लिखते हैं, 1926 के आखिर तक उदार इटली की मृत्यु हो चुकी थी। मुसोलिनी ने अपनी ताकत और बढ़ा ली थी और ऐसे कानूनी उपाय भी कर लिए थे जिनसे उसकी तानाशाही जारी रह सके। राजनीतिक पार्टियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। प्रेस की आज़ादी खत्म कर दी गई थी। विपक्ष को बिना दांत के कर दिया गया था और संसद को शक्ति विहीन। सार्वजनिक जगहों, यहां तक कि निजी चिट्ठियों में भी सरकार की आलोचना खतरे से खाली नहीं था। तब सरकार की नीतियों के विरोध में बात करने वालों की नौकरी चली जाती थी, उन्हें जेल में डाल दिया जाता था। जो लोग मुसोलिनी के विरोध में खड़े हो जाते थे उन्हें मरवा दिया जाता। सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक देश विदेश में मुसोलिनी पर करीब 7 लाख लोगों को मरवाने का आरोप लगा। इटली की जनता मुसोलिनी को इतना पसंद क्यों करती थी, इस बारे में भी इतिहासकारों ने काफी लिखा है। इतिहासकार फर्नांडो रिजी लिखते हैं, इतना सब होने के बावजूद इटली में बड़ी संख्या में लोग मुसोलिनी को पूछते थे। वो कहीं भी दिखता तो लोग ड्यूस 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 के नारे लगाते। इसकी सबसे बड़ी वजह वहां की मीडिया थी जो सरकार के करीबी लोगों के हाथ में आ गई थी। इसका इस्तेमाल करके मुसोलिनी की व्यक्ति पूजा और उसके प्रति पूर्ण समर्पण की संस्कृति विकसित कर दी गई। मुसोलिनी की एक छवि गढ़ी गई जिसमें मुसोलिनी को दैवीय मनुष्य और ऐसा इंसान कहा जाने लगा था जिस पर ईश्वर का वरदहस्त है। उसे एक ऐसा मुखिया बताया जाता था जो कभी गलती नहीं होता, एक ऐसा नेता जो तब फैसला लेने की हिम्मत करता है जब दूसरे असमंजस में पड़ जाते हैं, डिसाइसिव। कुछ इतिहासकारों के मुताबिक मुसोलिनी का शासन इसलिए भी इतना लंबा चला क्योंकि इटली की जनता उसमें अपना अक्स देखती थी। मुसोलिनी उन पीढ़ियों का नुमाइंदा था जिन्हें लगता था कि उनका मुल्क अपने उदारवादी नेताओं की वजह से अब तक वो प्रगति नहीं कर पाया जिसका वो हकदार था। मुसोलिनी सत्ता को मजबूती से संभाले हुआ था। फिर आया साल 1939 और इसी साल दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ। इसमें मुसोलिनी ने जर्मन तानाशाह हिटलर का साथ दिया। शुरू में हिटलर और मुसोलिनी जीते, लेकिन फिर उनकी हार शुरू हो गई। उधर 1943 तक इटली में युद्ध की वजह से महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी, मतलब इन 3 चीजों को जिसको मुसोलिनी कम करने आया था वही बढ़ने लगे। इससे इटली में मुसोलिनी के युद्ध के फैसले को लेकर असंतोष पनपा। उसके नेतृत्व पर सवाल उठने लगे। आखिरकार 1943 की 25 जुलाई को इटली के राजा ने जनता का मूड भांपते हुए उसकी सरकार को बर्खास्त किया। मुसोलिनी को गिरफ्तार किया गया, हालांकि वो ज्यादा दिन तक जेल में नहीं रहा। इसी साल सितंबर में उसे हिटलर ने छोड़ा भी लिया जेल से। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के खत्म होने का समय आते आते हिटलर की हार निश्चित हो गई और अप्रैल 1945 में सोवियत संघ और पोलैंड की सेना ने जर्मनी के बर्लिन पर कब्जा कर लिया। इसके बाद हिटलर को वहां से भागना पड़ा। हिटलर की सेना ने हथियार डाल दिए। ये खबर जब मुसोलिनी को मिली तो वो घबरा गया। उससे लगा कि अब उसे भी जल्दी सोवियत संघ की सेना गिरफ्तार करेगी। अब वो इटली छोड़कर भागने की कोशिश में लग गया। वैसे हम एक चीज यहाँ ऐड कर देना चाहते हैं कि इटली की तरफ से जो पुश चल रहा था उसमें यूएस ट्रूप्स आ गए थे। सोवियत संघ पूरब की तरफ से और उत्तर की तरफ से आ रहा था।
17 अप्रैल 1945 को वो इटली के सालो शहर से निकलकर मिलान पहुंचता है। यहां से वो स्विट्जरलैंड जाने की तैयारी में लग जाता है। 27 और 28 अप्रैल की रात को मुसोलिनी अपनी प्रेमिका क्लारेटा पेटाची और 16 खास सैनिकों के साथ स्विट्जरलैंड की तरफ भागता है। ये सभी एक ट्रक में निकलते हैं। मुसोलिनी ने पहचान छिपाने के लिए एक बड़ा सा हेलमेट लगा रखा था, काला चश्मा पहन रखा था और एक भारी सा कोट पहना हुआ था। पूरे इटली में विद्रोही ग्रुप पार्टिजन के सैनिक तैनात थे। मुसोलिनी के भागने की खबरें मिल गई। हर जगह गाड़ियों की चेकिंग चल रही थी। स्विट्जरलैंड के बॉर्डर से थोड़ा पहले चेकिंग के लिए मुसोलिनी का ट्रक भी रुकवाया गया। ट्रक के अंदर से आवाज आई कि उसमें बैठे सभी लोग शरणार्थी हैं, लेकिन पार्टिजन के एक सैनिक ने ट्रक में झांकते ही मुसोलिनी को पहचान लिया। मुसोलिनी पकड़ा गया। इसी तरह 28 अप्रैल को देर रात मुसोलिनी, उसकी प्रेमिका और उसके साथी 16 सैनिकों को एक झील के करीब ले जाया गया और वहां इन सबको गोली मार दी गई। अगली सुबह इनकी लाशों को मिलान शहर के पियाजाले लोरेटो चौक पर फेंक दिया गया और फिर वहां इनके साथ जो हुआ वो हम आपको पहले ही बता चुके हैं। तो इस तरह एक क्रूर तानाशाह का अंत हुआ। आज के लिए इतना ही। तारीख के इस एपिसोड को हमारे साथी अभय ने लिखा था और कैमरे पे जतिन ने रिकॉर्ड किया था। शुक्रिया।